माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन प्लान ध्वनि का। और सबसे पहले आपको इसमें एंट्रीज भरनी होती हैं। तो दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि आप भर लेंगे। और विषय हमारा विज्ञान है, प्रकरण हमारी ध्वनि है, कक्षा हमारी 7th, चक्र फर्स्ट, अवधि 35 मिनट है। उसके बाद हम समान उद्देश्य लिखेंगे। जैसे कि जो भी आपको कॉलेज में लिखा है वो आप लिख सकते हो, या फिर इसको देखकर आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। इसमें कि 3 पॉइंट है: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। पहला, छात्र ध्वनि को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र ध्वनि का प्रदर्शन कर सकेंगे, छात्र ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ध्वनि की तुलना कर सकेंगे, छात्र ध्वनि विशिष्ट कर सकेंगे, छात्र ध्वनि को ज्ञात कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्र दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने ध्वनि के उदाहरण: कमरे की खड़खड़ाने की आवाज़, संगीत कक्ष में बांसुरी, ढोलक आदि की आवाज़, हॉर्न इत्यादि से भलीभांति परिचित हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रस्तावना की ओर। तो हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्रम, संख्या, छात्र, अध्यापिका, क्रिया, छात्र क्रिया। तो पहला आपको लिखना है कि आपको अपने विद्यालय में कैसे पता चलता है कि पीरियड समाप्त हो गया। घंटी के बजने पर हमें पता चलता है कि पीरियड समाप्त हो गया है। घंटी बजने पर क्या उत्पन्न होता है? घंटी बजने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद आवाज़ विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो आवाज़ विज्ञान की भाषा में ध्वनि के बारे में बताइए। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। उसके बाद हम बात करते उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में आपको एक पंक्ति में प्रकरण की परिभाषा देनी होती है, तो वो आप लिखोगे। ऐसे कंपन जिनकी अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है तथा जिन्हें हम सुन सकते हैं, ध्वनि कहते हैं। अतः आज हम ध्वनि के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें कि पहला शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद आप लोगों को कैसे सुनाई देता है, तो पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि आप लोगों को कैसे सुनाई देते? तो बच्चे बोलेंगे हम लोगों को कानों द्वारा सुनाई देते हैं। ये हमारी कैसे दी? प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद कानों द्वारा सुनी गई आवाज़ को क्या कहते हैं? तो कानों द्वारा सुनी गई आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और ध्वनि हमारा शिक्षण बिंदु है। तो ध्वनि शिक्षण बिंदु है। उसके बाद छात्र ध्वनि के बारे में समझ पाएंगे। स्पष्टीकरण में ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को कंपित करती है, फिर वो कण अपने निकट के और कणों को कंपित करती है और उनमें हलचल उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती है तथा ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण हम ध्वनि को पहचान पाते हैं, जैसे ढोल की ढमढम, गाड़ियों का हॉर्न, पानी का बहना आदि। और इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारी व्याख्यान विधि है। और इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया, जो कि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये ध्वनि को इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हम सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे कि ध्वनि को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बोलेंगे ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमारी कैसी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम बच्चों से पूछें ध्वनि का संचरण कैसे होगा, वो कैसे होता है? तो बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम अपना शिक्षण बिंदु लिखेंगे ध्वनि का संचरण। तो छात्र ध्वनि का संचरण को परिभाषित कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में गति करती है। वायु में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कम होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, क्योंकि ठोस में उपस्थित कण एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और ये हमारी व्याख्यान विधि होती है। और इसमें आप पिक्चर्स लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया, जिसमें कि शो कर रहा है कि ध्वनि एक में जैसे कि ध्वनि का संचरण वाटर में दिखाया गया है, एक में ठोस में दिखाया गया है। तो और हमने यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में भी दिखाया हुआ कि ठोस के कण पास होते और द्रव के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, गैस कड़ी और भी ज़्यादा दूर होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि कहाँ गति कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है, हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे।
और उनको नहीं पता होगा तो फिर हम बताएंगे कि कंपन की आवृत्ति, हमारे शिक्षण बिंदु के छात्र कंपन की आवृत्ति को समझ पाएंगे। स्पष्टीकरण में किसी वस्तु का बार बार उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड में दोलन की संख्या को दोलन की आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें हम दोलन गति का एक चित्र लगा देंगे जिससे बच्चों को पता चल सके। और ये हमारी व्याख्यान विधि होगी और सापटकार में जो मुख्य बिंदु को सीखेंगे। निष्कर्षात्मकरण में इस प्रकार आज हमने ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। सांपट कार्य हो जाएगा, जो भी मेन बिंदु होगा वो आपको लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ दिनांक विषय प्रकरण दशक अवधि। ध्वनि एक प्रकार कंपन जिससे वस्तु कंपित हो उत्पन्न ध्वनि माध्यम में गति करती है। उसके बाद हम लिखेंगे निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक और छात्रों को सांपट पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न लिखने होगा, जैसे कि मैंने लिखा स्थानिक पूर्ति सही गलत का चिन्ह दिया। उसके बाद गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो गृह कार्य में आप बच्चों को, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना पता है, इसके कितना उन्होंने ग्रहण किया दिगम, वो आपको पता करने के लिए गृह कार्य देना होता। तो क्वेश्चन पूछेंगे आप बच्चों से, ध्वनि की परिभाषा दी कि ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Thank you for watching my videos.